नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। हमारे प्रदेश में सरसों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल लगाई थी उनके यहाँ ये कटाई और मढ़ाई का काम चल रहा है। लेकिन सरसों की कटाई, मढ़ाई और भंडारण करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, तभी उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो सरसों की कटाई, मढ़ाई और भंडारण करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। जैसा कि हम देख रहे हैं किसान भाई, इस समय जो हमारी सरसों की फसल है, जो रबी की सरसों जिसे कहते हैं, जिसकी बुआई हम लोगों ने अक्टूबर में की थी उचित समय पर, वो पककर लगभग तैयार हो रही है। अब बात आती है कि कटाई के समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, वो मुख्य बातें हैं। यदि इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम देखेंगे कि उत्पादन भी कम होगा और उत्पादन जो है वो गुणवत्ता युक्त नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, सरसों की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल परिपक्वता की सही पहचान करते हुए सरसों की कटाई करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले बात आती है कि फसल हमारी कटाई के लिए तैयार है या नहीं, ये जानना विशेष जरूरी है। जैसा हम देखते हैं कि जब सरसों की फसल फूट जाने के बाद लगभग 1 महीने बाद वो सुनहरे रंग की होने लगती हैं फलियां, उस समय हम देखें कि ये पकने के लिए तैयार हो रही हैं। सारी की सारी पौधे की पत्तियां हैं वो झड़कर नीचे गिर जाती हैं। अब हम देखते हैं कि फली तोड़ करके 2 उंगलियों से जब देखें उनमें जो दाना निकले, दाने को जब दबाएंगे तो वो मसलना नहीं चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये थोड़ा सा इसमें हार्डनेस है, परिपक्वता है, उस समय दाना लगता है कि कटाई के लिए ठीक है। तो इस समय जब हम देखेंगे कि फलियों का सुनहरा रंग हो जाएगा और दबाने पर फलियां आसानी से टूट जाती हैं, दाना पिचकता नहीं है, तो ये मुख्य पहचान है। इसके बाद हम देखें कि जब इसकी कटाई करते हैं, कटाई के लिए आमतौर पर जो विधियां, या तो हम सामान्यतः जहां पर आसानी से लेबर या श्रमिक उपलब्ध हैं वहां पर उनके द्वारा हम कटाई कराते हैं। मैनुअली जब हम कटाई करते हैं तो कटाई करने के बाद हम देखते हैं कि उस समय नमी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। यदि आप जब कटाई कर रहे हैं उस सावधानी में हम देखा कि आपने ओवर मैच्योरिंग जिसे कहते हैं कि ज़्यादा पक गई खेत में फसल खड़ी रही, उसे उचित समय पर कटाई नहीं किया तो झड़ने की समस्या ज़्यादा रहती है, फलियां चटक चटक करके दाना निकलने लगता है। दूसरा सावधानी ये भी रखें कि सरसों की ज़्यादातर जो कटाई है वो सवेरे के समय करना चाहिए। तो जो हंसिये से कटाई करते हैं वो अच्छे जिन्हें तीव्र या पैने बने हुए होने चाहिए, जिससे कि हम आमतौर पर देख रहे हैं कि किसान भाई खेत में नीचे से ही सरसों की फसल की कटाई करते जाते हैं। तो उस हंसिया का उपयुक्त आकार वाले जो हंसी हैं उन्हें उपयोग करें, जिससे कि श्रमिक की जो कार्य कुशलता है उससे बढ़ जाती है। यदि वो अच्छे नहीं होंगे तो श्रमिक की कार्य कुशलता प्रभावित होती है, वो जितना उपयुक्त कार्य करना चाहिए समय पर वो नहीं कर पाएगा, तो उसका भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जब श्रमिकों द्वारा कटाई कर रहे हैं तो कटाई के बाद में फसल को खेत में अच्छी तरह से सुखाते हैं, फैला के डाल देना चाहिए। इकट्ठा ढेर लगा देंगे तो उसमें अंदर सूखती नहीं है और फंगस उत्पन्न होने लगती है। तो किसान भाइयों, अभी आपने सरसों की कटाई प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। आइए अब जानते हैं सरसों की काटी गई फसल को रखने के लिए बनाए जाने वाले खलिहान और थ्रेसिंग के उचित तरीकों के बारे में। तो जब हम देखें कि फसल को हमने कटाई के बाद खलिहान पर लाके डाल दिया, अब बात आती है थ्रेशिंग की। जो थ्रेशिंग फ्लोर रहते हैं वहाँ पर जो मड़ाई गहाई वाले जिन्हें कहा जाए फर्श, तो उसमें 2 तरह के होते हैं। या तो आप की सुविधा अनुसार आप पक्के फर्श बना सकते हैं जो कि परमानेंट आपके फसल के लिए रहेंगे, या किसान भाई आजकल ज़्यादातर जहां अपना खेत होता है वहीं पर बना लेते हैं। तो उस जगह की अच्छी तरह सफाई करके और उसको दबा के एक जैसा समतल कर लें, और फिर भी हम देखें कि हमारे दाने का नुकसान न हो, इस तरह उसे मिट्टी और गोबर का घोल बना करके अच्छी तरह, जिसे लीपना कहते हैं, उससे उस फर्श पर जो खलिहान बनाया आपने उसे लीप लें, जिससे कि सफाई रहेगी। और लीपने के बाद उसे धूप में 1 दिन सूख जाए,
उसके बाद वहाँ पर सरसों एकत्रित करके ही आप सुखाएंगे, मड़ाई करेंगे। तो थ्रेशिंग की है 2 विधियां प्रचलित हैं। एक में तो हम देखते हैं कि या तो मैनुअली जो आदमी द्वारा सरसों की झड़ाई की जाती है पीट करके, या किन्हीं क्षेत्रों में पशुओं द्वारा जो दांव चलाकर कहते हैं, पशु उसके ऊपर घुमाते रहते हैं बार बार, उससे मड़ाई की जाती है। या अब आजकल हम देख रहे हैं कि थ्रेशर का प्रचलन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ट्रैक्टर या जो इलेक्ट्रिक पावर द्वारा थ्रेशर चलते हैं, उनसे भी हम सरसों की मड़ाई थ्रेशिंग की कार्य करते हैं। तो हम आमतौर पर देखें कि जब थ्रेशिंग करते हैं तो उसके बाद जो दाना निकलता है वो साफ़ होना चाहिए। तो थ्रेशिंग के बाद में हम देखें कि विनोइंग या ओसाई जिसे कहते हैं, उस ओसाई पंखे द्वारा, इलेक्ट्रिक या ट्रैक्टर के द्वारा या नेचुरल हवा से भी कहीं कहीं किसान उसकी ओसाई करते हैं। ओसाई में दाना बिल्कुल साफ़ हो जाता है, उसमें फलियों का कचरा या तने का कचरा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ओसाई करने के बाद हम देखें कि उसमें जो नमी की मात्रा फिर भी ज़्यादा रहती है, भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होती है। और दूसरा, यदि नमी ज़्यादा होगी तो तेल की मात्रा भी हम देखेंगे सही नहीं रहेगा। तो उचित नमी होने के लिए उसमें हम देखें कि नमी जब लगभग 10% हो जाए दाने में, इतनी नमी तक हम उसे सुखा कर ही फिर बाजार में, तो ये सुखाने के लिए हम जो धूप होती है इस समय उसमें 4 से 5 तक खलिहान पर सुखा दें तो ये उपयुक्त नमी पर होता है। उसके बाद हम मार्केट में उसका बिक्री कर सकते हैं। प्रदेश के जिन किसानों ने टमाटर की नर्सरी तैयार की है वे इस समय उसकी रोपाई करने जा रहे हैं, लेकिन टमाटर की रोपाई करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि किसानों को तकनीकी जानकारी नहीं होने के कारण फसल में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं और उत्पादन कम मिलता है। तो आइए टमाटर की रोपाई और बाद में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर तकनीकी सलाह लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौरीशंकर वर्मा से। टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले भूमि की तैयारी के लिए तो किसान भाई क्या करें, सबसे पहले एक मिट्टी पलट वाले हल से खेत की जुताई कर दें। इसके बाद 3-4 जुताई कल्टीवेटर से कर दें, रोटावेटर मिल जाए तो बहुत और अच्छा है। तो इससे 3-4 जुताई कर दें जिससे खेत अच्छी तरह भुरभुरा हो जाए, घास खत्म हो जाए उसकी। टमाटर के लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है, और अगर दोमट मिट्टी हो लेकिन जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो तो टमाटर की खेती उसमें की जा सकती है। जब हम आखिरी जुताई करें तो सड़े हुए गोबर की खाद कम से कम 250 से 300 कुंटल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें खेत में मिला दें आखिरी जुताई के समय, जिससे कि खेत में पूरी तरह से गोबर की सड़ी हुई खाद मिल जाए। आखिरी समय जब हमारी जुताई हो खेत की तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 100-50-50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें खाद देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तो हम आखिरी जुताई के समय दे दें, इसके बाद हम पौधों को लगा दें, और पोटास और फास्फोरस, पोटास की पूरी मात्रा दे दें। टमाटर की खेती में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है किस्मों का चयन। टमाटर की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्में स्वर्णा नवीन, इसकी उपज क्षमता 600 से 650 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। स्वर्णा लालिमा, जिसकी उपज क्षमता 600 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। काशी अमन, इस प्रभेद की उपज क्षमता 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। काशी विशेष, इस प्रभेद की उपज क्षमता 450 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये प्रभेद विषाणु जनिक पर्ण कुंचन रोग के प्रति सहनशील है। टमाटर की संकर किस्में जो इस प्रकार से हैं। स्वर्णा वैभव, इसकी उपज क्षमता 900 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। स्वर्णा संपदा, जिसकी उपज क्षमता 1000 से 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये प्रभेद जीवाणु जनिक उकठा रोग के प्रति सहनशील है। काशी अभिमान, इसकी उपज क्षमता 750 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अब नर्सरी देखिए, इस समय नर्सरी की रोपाई सब जगह टमाटर की रोपाई चल रही है। पौधा लगाएं तो उसको ट्रांसप्लांटिंग पौधा जब हम खेत में नर्सरी से खेत पे लगाते हैं तो किसी बीज शोधन से हम उसको शोधित कर दें, या ट्राइकोडर्मा से उसकी जड़ों को शोधित करके ही खेत पे लगाएं। ट्राइकोडर्मा का एक होल बना के एक बर्तन में रख लेते हैं, और उसमें टमाटर के जो नर्सरी से उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ों को 10 मिनट तक डुबोने के बाद छाया में रख के उसको सुखा के छाया में रख देते हैं पौधे को, और थोड़ी देर बाद शाम के समय उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं।
रोपाई आप 60 गुणे 45 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन दूरी पौध से पौध रखिए, जिससे क्या है कि अच्छे वैज्ञानिक ढंग से उसकी खेती की जा सके। निराई कुड़ाई में आसानी रहती है, जब लाइन से पौधा रहता है तो आसानी से निराई कुड़ाई हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण उसका आराम से हम लोग कर लेते हैं, घास निकाल लेते हैं, और भी जो भी क्रियाएं होती हैं, पानी देना, नाली पे पानी बना के दे देते हैं, इससे हमको फायदा रहता है लाइन से बोने पे। कोई टमाटर की रोपाई हमें शाम के समय करनी चाहिए। 25 दिन का पौधा हो जाए तो जो हमारी आधी बची है तो उसमें आधी खाद हम खेत पे टमाटर पे डाल दें। इसके बाद जो खाद बची है जब फूल आने लगे तो उसकी हम टॉप ड्रेसिंग कर दें। टमाटर की सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर किसान भाई ज़्यादा पानी कभी लग जाता है तो टमाटर में पीलापन आ जाता है। तो इसलिए सर्दियों में हम 20 से 25 दिन पे सिंचाई करें और गर्मियों पे 8 से 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी चाहिए। खेत पे पानी का भराव नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इसलिए नहीं तो टमाटर में अधगलन रोग पकड़ लेता है। मजदूर लगा के हम उसकी खरपतवार निकलवा लें, या तो फिर ईटों नामक दवा आती है, तमाम खरपतवार नाशी आती हैं, प्रति 1000 लीटर पानी मिला के प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें। टमाटर हाइब्रिड प्रजाति लगाते हैं तो उसके लिए सहारा देना पड़ता है, तो 3-4 फुट की लकड़ी लेके टमाटर को पास लगा के उसको सहारा दे देते हैं, जिससे पौधों को फलों को नुकसान नहीं होता है। किसान भाई, बाज़ार में आजकल अच्छी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। अगर आपका टमाटर सड़ गया, छेद हो गए या फट गया है तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। बाज़ार में डिमांड भी नहीं होती, पैसा भी नहीं उस किसान का अच्छा मिलता, जिससे किसान को नुकसान हो जाता है और उत्पादन होने के बावजूद भी उसको अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है, जिससे उसकी आर्थिक नुकसान हो जाता है। इसलिए समय समय पर कहते हैं बहुत देखिए कि टमाटर फटे तो टॉनिक का प्रयोग करके, बोरेक्स पाउडर का प्रयोग करके छिड़काव कर दे, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू आपकी बनी रहे, जिससे आपको आमदनी अच्छी हो। और ज़्यादातर फल खाने वाली सूंडी होती है, जैसे फल खा लेती हैं, और इसके बाद तना बेधक कीट हो लगते हैं, तना खा लेते हैं, जिससे हमारे उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। झुलसा रोग हो जाता है। पत्तियों में आप देखिए भूरी भूरी लाइनें निकल आती हैं, जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। उसके लिए 2.5 किलो डाइथेनियम 45 को 1000 लीटर पानी मिला के हम खेत में उसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 4 बीघे में खेत में छिड़काव कर देते हैं। कभी कभी टमाटर में देखिए फल छेदक कीट लग जाते हैं, जो तना और फल को छेद देते हैं, और उसके लिए कोई भी कीटनाशक का प्रयोग आप खेत में कर लीजिए। 1 किलोग्राम मैलाथियन का प्रयोग हम 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर देते हैं, जिससे इसका रोकथाम हो जाता है। भाइयों, वैज्ञानिक ढंग से अगर टमाटर खेती की जाए तो उसमें उत्पादन के साथ साथ आपको आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, जिससे आपको अधिक मुनाफा होगा। हमारे प्रदेश के जन किसान भाइयों ने आम, अमरूद, आंवला, नींबू, बेर आदि के नए फल बाग लगाए हैं। उनकी उचित बढ़वार हो तथा उनसे आगे चलकर गुणवत्ता युक्त अधिक फलों का उत्पादन मिले, इसके लिए पौधों की काट छांट, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ ही साथ बागीचों को कीट रोगों से बचाना होगा। तो आप किस तरह से करें इन कार्यों को, आइए जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर SK पांडे से। हमारे किसान भाइयों ने जो नए बगीचे, फलदार बगीचे लगा रखे हैं, उनमें विशेषकर जो भी नए फलदार पौधे हैं, आम, अमरूद, नींबू, कटहल, चीकू या अन्य फलदार पौधे। प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने फलों के नए नए बाग लगाए होंगे। उन्हें इन बागों से अधिक फलत लेने के लिए जरूरी है कि वे नए पौधों की अवांछित शाखाओं की कटाई छटाई करने के बाद बाग में उगे खरपतवारों को निराई गुड़ाई द्वारा निकाल देना चाहिए। फल के नए पौधों की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए बागवान भाई कौन सा खाद व उर्वरक ले और कब एवं कितनी मात्रा में प्रयोग करें, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। इन फलदार पौधों में इस समय जो तापमान और अभी बारिश भी हो गई है, तो उसको देखते हुए यह आवश्यक है कि विशेष रूप से कृंतन और सधाई पर किसान भाई ध्यान दें। जो कि 1 वर्ष के पौधे या 1 से 2 वर्ष के पौधे हैं, उनमें सधाई और कृंतन 2 क्रियाएं बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं, ताकि पौधे को सही आकार मिले और भविष्य में जो पौधे का
रूप बने, आकार बने, वो इस तरह से बने कि फलन की प्रक्रिया, उसमें फलन अच्छी तरह से हो, उत्पादन अच्छी तरह से हो। तो यह आवश्यक हो जाता कि जैसे कि जो भी पौधे किसान भाइयों ने विशेषकर कि बडिंग वाले या ग्राफ्टिंग वाले लगा रखे हैं, उन पौधों में मूल ग्रंथि से कुछ नई शाखाएं आने लगती हैं, जो जिनको हम नई कलिकाएं या स्प्राउट बोलते हैं। विशेष रूप से किसान भाई ध्यान रखें, उनको निकाल देना है, अन्यथा आपका जो गुणवत्तापूर्ण पौधा है वो मरने लगेगा और जो जड़ तंत्र से नया पौधा तैयार हो रहा है जिस पर की बडिंग या ग्राफ्टिंग की गई है, वो जाके पौधा बन जाएगा, जिससे कि आपकी गुणवत्ता प्रभावित होगी और अनुकूल उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो विशेष रूप से इस तरह के अगर कोई स्प्राउट आपकी शाखाएं निकलती हैं, उनको काटते छाटते रहिए। दूसरा महत्वपूर्ण है कि पौधे की ऊंचाई आपकी 1 मीटर या 1.25 मीटर हो गई है तो कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर तक किसी भी प्रकार की कोई शाखा किसान भाई उस पौधे में ना आने दें, ताकि आने वाले समय में पौधे का आकार अच्छा बने। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जो शाखाएं आ रही हैं वो चारों दिशाओं में एक एक शाखा आ रही है कि नहीं। एक से ज्यादा शाखा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक एक शाखा चारों दिशाओं में रखना आवश्यक है। अगर ज्यादा शाखाएं हैं तो उनको क्रंतन द्वारा निकाल दें। दूसरा महत्वपूर्ण यह कि शाखाओं की लंबाई अगर कहीं ज्यादा है तो उन शाखाओं को एक सा कर दें छटाई करने के पश्चात। पुनः फिर उनमें चार शाखाएं निकलेंगी और इन चार शाखाओं को ही छोड़ के बाकी शाखाओं को निकाल दें। और जब ये करीब 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर की होती है तो इनको पुनः 50 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर काट कर फिर से आप देखेंगे पुनः इनसे फिर नई शाखाएं निकलेंगी। तो इस प्रकार से फलों के पौधों का सही आकार बन जाएगा और हवा चलने पर भी पौधों की जो पकड़ होगी जड़ों की वो मजबूत होगी और ऊपर का जो क्राउन जिसको मुकुट कहते हैं वो उसका जो सधाव है तने के ऊपर वो एक सामान्य रूप से रहेगा और पौधों के हवा चलने से गिरने की संभावना कम हो जाएगी। इसी प्रकार क्रंतन आवश्यक है। कहीं कहीं शाखाएं कीटों द्वारा या व्याधियों द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उन शाखाओं को काट छाट के निकाल दें। लेकिन यह ध्यान रखें कटाई छटाई के पश्चात किसान भाई कोई भी फफूंदनाशक दवा को उस कटाई छटाई के बाद छिड़काव अवश्य कर दें, ताकि उनमें किसी प्रकार का फफूंद का प्रकोप ना होने पाए। और साथ ही किसान भाई अब ये ध्यान रखें कि अभी बारिश हो गई है, थाली में काफी खरपतवार आने की संभावना है। उन खरपतवारों को कुदाली की या खुरपी की मदद से उनको निकाल दें और भुरभुरी मिट्टी कर दें। साथ ही ये ध्यान रखें कि जड़ों को नुकसान ना होने पाए, ज्यादा गहराई तक गुड़ाई ना करें, क्योंकि जो ऐसी जड़ें जो कि पोषक तत्वों को खींचती हैं वो सतही जड़ें होती हैं, तो उनको ज्यादा नुकसान ना होने की संभावना होती है अगर गहराई तक गुड़ाई करते हैं। तो हल्की गुड़ाई करें, वीड्स को निकाल दें। किसान भाई ध्यान रखें कि इस समय संतुलित उर्वरक, संतुलित फर्टिलाइजर का उपयोग करें और उम्र के हिसाब से भिन्न भिन्न पौधों की आवश्यकता के अनुसार नत्रजन, स्फुर और पोटाश की मात्रा देकर गुड़ाई कर दें। फलोद्यान में पोषण तत्व प्रबंधन के बाद एक मुख्य पहलू है सिंचाई। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि ड्रिप से सिंचाई करना। इसके माध्यम से कम पानी में अधिक क्षेत्र पर आसानी से आवश्यकता अनुसार फलों के बागों की सिंचाई कर सकते हैं। चूँकि अभी नमी है तो पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर लेट होते हैं किसान भाई, देर करते हैं, तो फिर आपका उर्वरक देने के पश्चात इनमें निश्चित रूप से हल्का पानी जरूर लगा दें, तो पौधों की वृद्धि अच्छी होगी और आने वाले समय में फलन अच्छा होगा, ताकि किसानों को उससे आमदनी अच्छी होगी। अब चूंकि किसान भाइयों आप लोगों ने जो नए बगीचे लगा रखे हैं उसमें काफी पैसा भी लगता है और समय और साधन, तो मैंने जो भी बातें आपको बतलाई हैं इनको ध्यान में अगर आप रखेंगे तो पौधों का आकार, पौधों का फलन, फूलन और साथ ही आपका उत्पादन भी अच्छी तरह से होगा। तो विशेष रूप से किसान भाई इन बातों का ध्यान रखें। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती-बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि प्याज की फसल में दीमक के प्रकोप के लक्षण दिखाई देने पर क्लोरापाइफास
25 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ देवें। कुष्मांडा कुल की अगैती बोई गई सब्जियों में लाल भ्रंग कीट के प्रकोप की संभावना है। कीट अंकुरित एवं नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है। इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर कार्बोरिल 5% चूर्ण का 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें या एसीफेट 75 SP आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसलें जिन क्षेत्रों में पकने की अवस्था पर हैं, वहां इस फसल की कटाई एवं बढ़ाई कार्य शीघ्र कर लेवे। आम की फसल में फुदका यानी हॉपर कीट के प्रकोप की संभावना है। ये कीट फूलों, कोमल फलों एवं पत्तियों का रस चूसता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु मेलाथियोन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। पपीते की फसल में पण, कुंचन व मोजेक रोग के प्रकोप की संभावना है। इन रोगों के लक्षण दिखाई देते ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देवे तथा रोग के प्रसार को रोकने हेतु कीटनाशी डाइमोथिएट 30 EC या मिथाइल डिमेटॉन 25 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। इन दवाओं का प्रयोग फल लगने से पहले करें तथा फल लगने के बाद मेलाथियोन 50 EC का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुपालकों को मुंहपका एवं खुरपका रोग के प्रति टीकाकरण करवाने की उचित सलाह दी जाती है। अगर पशु के रोग आ गया है तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें तथा उसके छालों को 0.1% लाल दवा के घोल से धोएं तथा निकट के पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक दवा दिलवाएं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खरिया, जिला गंगानगर के कृषक बलराम सिंह ने। आप प्याज की फसल में लगने वाले बैगनी धब्बा रोग के कारण, लक्षण और उसके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बलराम सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। प्याज में अभी मुख्य रूप से जो समस्या आ रही है वो पर्पल ब्लोच की आ रही है। ये जो पर्पल ब्लोच बीमारी है ये अल्टरनेरिया पोरिसिया होती है। किसान भाइयों, पर्पल ब्लोच रोग के कारण प्याज की फसल में भारी नुकसान होता है और किसान इस रोग को पहचान ही नहीं पाता है कि प्याज की फसल में कौन सा रोग आ रहा है। तो किस प्रकार से पहचान हो इस रोग की, आइए जानते हैं। इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो अपने को हल्के भूरे रंग के धब्बे बनने स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो हल्के भूरे रंग के जो धब्बे हैं वो धीरे धीरे पर्पल कलर में परिवर्तित होने लग जाते हैं। और ये जो अल्टरनेरिया की जो डिजीज होती है उसके अंदर कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है जिसमें अपने को सर्किल उन सभी का सेम रहता है और उसमें धारियाँ बन जाती है। जैसे कि अपन देखते हैं कि जो भी स्पॉट होता है उसके अंदर बिल्कुल अपने वो धारियाँ दिखाई देती है, छल्लेनुमा संरचना। तो ये बीमारी की मुख्य रूप से पहचान है। यदि समय रहते इस रोग का नियंत्रण नहीं किया गया तो पर्पल ब्लोच रोग से प्याज की फसल में भारी नुकसान होता है। तो किस प्रकार से करें इस रोग का नियंत्रण, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। किसान भाई इस बीमारी से बचाने के लिए अपने फसल को मैनकोजेब 75% WP 2 ग्राम प्रति लीटर से स्प्रे कर सकते हैं। इसी के साथ में किसान भाई टेबुकोनाजोल का भी प्रयोग कर सकते हैं 1 ml प्रति लीटर के साथ। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में आयोजित कृषि उन्नति मेला किसानों के लिए रहा काफी लाभकारी। बसंतकालीन गन्ने की भरपूर पैदावार देने वाली किस्में और उन्नत बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।